दोस्तों आज मैं जिस कोरियन ड्रामा की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो बहुत यूनिक है। इस कहानी में 5 लोग होने वाले हैं। वैसे तो ये 5 लोगों का एक परिवार है, लेकिन ये परिवार नहीं। इस परिवार में सबकी एक स्पेशलिटी है। कोई काटता है, कोई मारता है, कोई हैकिंग करता है तो कोई जादू भी करता है। ये ड्रामा मेरे इस साल की फेवरेट ड्रामा में से एक है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक सीक्रेट फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जहां एक औरत बहुत सारे अनाथ बच्चों से कह रही थी कि दुनिया के साथ साथ तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें छोड़ दिया, अब तुम्हें अपनाने वाला कोई नहीं, इसीलिए अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये जगह तुम्हारा घर, और यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुम्हें से कोई यहाँ से भाग भी गया तो बाहर जो है वो बहुत दर्द देगा। उन सभी बच्चों के ऊपर एक खास तरह का टैटू भी बना हुआ था। अब अगले सीन में हमें एक वैन को दिखाया जाता है, जिसमें एक परिवार सीरियल किलर की न्यूज सुनते हुए अपने नए घर की तरफ जा रहा था। आय हाय, कितना शरीफ और सीधा परिवार है, बिल्कुल जलेबी की तरह। इस परिवार में एक माती, एक पिता, उनके 2 बच्चे और एक दादाजी। मॉम का नाम था योंगसू। वो बच्चों को ये समझाते हुए गाड़ी चला रही थी कि नए स्कूल में किसी के साथ लड़ाई मत करना, और अगर किसी के साथ लड़ाई हो भी जाए तो उसे घर पर बुला लेना। तभी अचानक से कार उनके कार के आगे आ जाती है और योंगसू अपनी कार उस कार में ले जाकर ठोक देती है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर मैन जुंग अपने कलीग कैंग से कहते हैं कि कल रात एक लड़की गायब हो गई, उसे ढूंढने के चक्कर में मैं ठीक से सोया ही नहीं। फिर वो कैंग को उस लड़की की फाइल दिखाता है जिसका नाम था ली यूजिन। साथ में वो उसे ली का फोटो भी दिखाते हैं, जो एक हैकर को ट्रेकिंग करते वक्त पहाड़ी पर मिली थी। वहाँ उस लड़की की मॉम भी थी, जो पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी बच्ची को ढूंढ दो, मुझे लग रहा है कि वो कोई मुसीबत में है। अब हमें उस परिवार को दिखाया जाता है जिन्होंने कल रात अपनी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में ठोकी थी। योंगसू अपने बेटे जीहोन के स्कूल जाने से पहले उससे कहती है कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना, अगर स्कूल में कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे आकर बताना, बदले में मैं तुम्हें लैपटॉप दिलाऊंगी। जिस पर उसकी बेटी जीहू कहती है कि अच्छी माँ बनने का नाटक बंद करो, तुम मेरी सगी माँ नहीं। बच्चों के जाने के बाद ग्रैंडपा कैंग योंग से पूछते हैं कि हम इस शहर में दोबारा क्यों आए, तुम तो कभी भी किसी शहर में 2 साल से ज्यादा नहीं टिकती। बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज या कल तुम्हें उन्हें सब सच बताना ही होगा, और कल रात जो हुआ उसके बाद तो सब सच बता ही देना चाहिए। वहीं स्कूल में जीहुन से फक यू टे नाम का एक लड़का मिलने आता है और उससे अपनी जान पहचान बढ़ाता है, लेकिन जीहुन उसे भाव नहीं देता। जीवू भी उसके पीछे ही आ रही थी। फिर बाद में फक यू टे अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीहुन को बुली करने लगता है, जिससे बचने के लिए जीहुन सियोक नाम के एक लड़के के हाथ पर कुत्ते की तरह झपट लेता है। सारे मिलकर उसे छुड़ाते हैं, लेकिन इस चक्कर में सियोक के हाथ का गोश्त ही बाहर आ जाता है। इसके बाद फक यू टे अपने दोस्तों से कहता है कि हमें उसे जिंदा रखना होगा ताकि बार बार मजे ले सके। पहली बार कोई मुझे टक्कर का मिला है। फिर उनके जाने के बाद जीहुन अपने मूव्स दिखाता है, जबकि अभी उसने दांत काट कर काम चलाया था। एक लड़की दूर से होन की हरकतों को देखकर सोचती है कि ये ओम गम गणपतये गम गणपतये गम गणपतये नमः। 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 गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गजाननम्। अब हमें योंगसू के क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, जहां वो जानवरों का इलाज करती थी। एक आदमी अपने कुत्ते के साथ क्लिनिक में आते हैं। ये आदमी एक पादरी थे और योंगसू के क्लिनिक के लैंडलॉर्ड भी। उनके कुत्ते ने कुछ दिनों से खाना पीना कम कर दिया था और काटने भी लगा था। योंग उस कुत्ते को चेक करती है और उसका नाम पूछती है, तो फादर उसे उसका नाम सिम्बुक बताते हैं। तभी फादर यून को चर्च से कॉल आता है कि चर्च की एक बच्ची गायब हो गई है, जिसके बाद फादर यून कुत्ते को वहीं छोड़कर चर्च चले जाते हैं।
ग्रैंडपा गैंग कहते हैं कि अब हम इस कुत्ते को कहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कुत्तों वाला पिंजरा तो पहले से भरा हुआ है। वहीं स्कूल में जीवू जब सो रही थी तभी फक्यूटे उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। कैमरे की आवाज से जीवू तुरंत उठती है और उससे कहती है कि मेरी फोटो डिलीट कर दो, लेकिन वो नहीं करता। तभी जीहुन वहाँ आ जाता है और उसे वहाँ देखकर वो अपने सीट पर चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जीहुन मॉम से जाकर कुछ कहे। लेकिन तभी सियोक, जिसके हाथ को जीहुन ने कुत्ते की तरह काटा था, वो उसे मारने के लिए आता है। लेकिन तभी स्कूल प्रेसिडेंट जिगुन वहाँ आ जाता है और उन्हें अपने क्लास में जाने को कहता है। इधर ग्रैंडपा रोड पर सभी कैमरों का पोजीशन डायरी में मेंशन कर रहे थे। अब हम ऑफिसर कैंग को देखते हैं। उन्हें पहाड़ों पर गायब हुई लड़की ली का फोन मिला था, इसीलिए वो वहाँ और कोई दूसरा सुराग ढूंढने के लिए गए थे। तभी उन्हें एक जगह कटा हुआ केबल टाई मिलता है, जिससे उन्हें लगता है कि जरूर किसी ने ली को केबल टाई से बांधा होगा। फिर वो अपने कलीग जुन को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मुझे ये काम डूम विलपोर का लगता है। और आगे ढूंढने पर उन्हें वहाँ खून के निशान भी मिलते हैं और फिर एक ब्रेसलेट भी, जिस पर चर्च का क्रॉस बना हुआ था। कैंग वो सारा एविडेंस ले जाकर अपने चीफ को दिखाते हैं और बताते हैं कि ये काम भी मुझे डूम विलपोर का लगता है। इस बार मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। मगर चीफ कहते हैं कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो, वो तुम्हारे बस की बात नहीं। वहीं चियोल यानी कि योंगसू के पति एक जानवर के पिंजरे के ऊपर से प्लास्टिक हटाते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने वहाँ पर एक आदमी को केबल टाई से बांध कर रखा था। इधर फादर चर्च में ली की सलामती के लिए एक प्रे ऑर्गेनाइज करते हैं और वो चर्च के सेक्रेटरी ओ से कहते हैं कि वो इसके बारे में सबको बता दे। ओ जाकर अपने पुराने हस्बैंड और गैंगस्टर मिस्टर जोई को सारी बात बताती है कि चर्च की एक लड़की गायब हो गई है। फादर ने प्रे ऑर्गेनाइज किया है। वहाँ ओ के नए पति जैंग भी थे। मिस्टर जोई कहते हैं कि ये काम मुझे उस डूम विलपोर का लगता है, उसकी वजह से डेवलपमेंट का सारा काम कम हो जाएगा, जिससे हमारा बहुत नुकसान होगा। जैंग कहता है तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आगे उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ओ ने चर्च के नाम पर बहुत सारे प्रॉपर्टी ले रखी है, जिन्हें उन्होंने लिया तो चर्च के नाम पे था, लेकिन बाद में वो वहाँ नाइट क्लब और कमर्शियल बिल्डिंग बनाकर खूब पैसा छापेंगे। लेकिन वो लोग फादर यून से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो खुद को पूरे शहर का मालिक समझने लगा था। वही स्कूल के क्लास खत्म होने के बाद जीवू के फोन पर उसके कुछ न्यूड फोटो आते हैं, जिसे फक्यूटे ने एआई से बनाकर दिया था। वो उसे अकेले में एक जगह मिलने के लिए बुला रहे थे। वहीं वो लड़की जिसका नाम मिनजुंग था, वो जीहुन का पीछा कर रही थी, लेकिन जीहुन को पता चल जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। मिनजुंग बताती है कि वो तुम्हारी बड़ी बहन मुसीबत में है। इधर जीवू उनके बताए हुए जगह पर पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ फक्यूटे उसे और भी गंदी गंदी फोटो दिखाता है। वो पूछती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो उसे गंदे काम करने को कहता है। वहीं जीहुन मिनजुंग से कहता है कि वो मेरी बड़ी नहीं छोटी बहन है और मुसीबत में मेरी बहन नहीं बल्कि बेचारे वो लोग होंगे। फिर मिनजुंग उसे बहुत सारी लड़कियों के साथ साथ उसकी बहन की भी फोटो दिखाकर बताती है कि फक्यूटे इंसान नहीं हैवान है। वहीं जीवू फक्यूटे से कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जिस पर वो उसे मारने लगता है, लेकिन जीवू से एक ही मुक्के में धूल चटा देती है। फिर जब उनके बाकी के दोस्त हमला करते हैं तो वो उन्हें भी बहुत मारती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं और फक्यूटे वहीं मार खाकर बेहोश पड़ा रहता है। तभी जीहुन और मिनजुंग वहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ का हाल देखकर मिनजुंग भाग जाती है। इसके बाद जीहुन उसे ग्रुप का मैसेज दिखाता है, जिसमें लोग जीवू के नोट्स को देखकर गंदे कमेंट कर रहे थे, जिसके बाद जीवू उसे जान से मारना चाहती थी, लेकिन जीहुन उसे अपने घर लेकर चला जाता है। वहीं योंग को चर्च के कुत्ते पर बहुत ही हेवी इंजरी मिलती है। उसके बहुत सारे बोन्स टूट गए थे, जैसे उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा गया हो। तभी जीवू और जीहुन फक्यूटे को वहां लेकर आते हैं। चियोल जीवू से कहता है कि तुमने आते ही बदमाशी शुरू कर दी ना, जिस पर जीहुन उसे वो एआई फोटो दिखाता है और कहता है कि सारी गलती इसकी है। वो बताता है कि इसने बहुतों को परेशान किया है। ये लड़कियों की फोटो लेकर उनकी फोटो एडिट करके उन्हें ब्लैकमेल करता है और फिर उनसे सेक्स चैट करवाता है। साथ में वो उन्हें ब्लैकमेल करके दूसरों के पास भी भेजता है। ये सब सुनकर चियोल पुलिस बुलाने का फैसला करते हैं, लेकिन
लेकिन तभी एक कुत्ते की वजह से पिंजरे पर का प्लास्टिक हटता है तो हम देखते हैं कि उन्होंने वहाँ कुत्ते के पिंजरे में एक आदमी को बंद करके रखा था। सीन पिछली रात शिफ्ट होती है जब योंगसू ने एक गाड़ी को ठोक दिया था, जिसके बाद गाड़ी के मालिक ने जीवू को बेवड़ी घटिया ड्राइवर कहा था। लेकिन जीवू गुस्से मुझसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है और बताती है कि मैं घटिया ड्राइवर नहीं हूँ, मेरे पास ट्रक और बस का लाइसेंस है। मगर उसके ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के अंदाज से वो आदमी डर जाता है और अपने पीछे से कुछ निकालने लगता है, जिससे च्योल को लगता है कि शायद वो हथियार निकालेगा, इसीलिए वो उसे मारकर बेहोश कर देता है, जबकि वो बेचारा लॉलीपॉप निकाल रहा था। इसके बाद वो लोग उसे वहाँ से ले जाकर पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर जीहुन कहता है कि मॉम, मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को खुद ही सुलझाओ, जीवू भी देख लेगी। च्योल कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या दिखाना चाहते हो उसे। योंगसू च्योल से कहती है कि जीहुन सब जानता है और हमें इस कमीने को सबक सिखाना ही पड़ेगा। च्योल योंग से अपना गुस्सा शांत करने को कहता है, लेकिन वो नहीं सुनती। वो च्योल और ग्रैंडपा से वहाँ से चले जाने को कहती है। इसके बाद वो फक्यू टई को होश में लाती है और दोबारा बेहोश न हो जाए इसके लिए वो उसे एक इंजेक्शन देती है। फिर वो उसके टॉर्चर वाले मैसेज पढ़कर सुनाती है जो उसने दूसरे लड़कियों को कहा था। फक्यू टई कहता है तुम छोटी सी बात पर ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन योंगसू नहीं मानती। वो उसके मुंह में उसका ही मोजा ठूस देती है और बिना एनेस्थीसिया दिए उसके जांघ से 1 किलो मांस का टुकड़ा काटकर निकाल देती है। वहीं फक्यूटेई के दोस्त सियोक जाकर उसके डैड को बता देता है कि एक लड़की ने फक्यूटेई को कुत्ते की तरह पीटा, जिसके बाद से वो कहीं गायब है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसके सीने पे वही एक्स का टैटू था और वो बहुत सारे लोगों से बचकर भाग रही थी, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो तो एक आइलैंड पर कैद थी। तभी वो लोग वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये वही औरत के लोग थे जिसे हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ जीवू अपनी मॉम के हरकतों को देखकर बहुत डर गई थी। जीहुन को बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन योंगसू जब तौलती है तो फक्यूटेई का गोश्त 1 किलो में 300 ग्राम कम था, इसीलिए वो दोबारा निकालने का फैसला करती है। लेकिन फक्यूटेई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए योंगसू के मुंह से मोजा निकालती है तो वो कहता है कि ये सब मैंने नहीं बल्कि स्कूल प्रेसिडेंट जिगोन ने किया है, इन सब के पीछे वही है। तभी हम जिगोन को देखते हैं जो बैठकर दूसरों की गंदी फोटो एडिट कर रहा था। योंगसू कहती है कि अब तो बहुत देर हो गई, अरे रे ये तो पहले बताना चाहिए, चलो कोई नहीं मैं इसे वापस लगा देती हूँ। ये सब देखकर जीवू को उल्टी आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जिन्हें उन लोगों ने पिंजरे में कैद किया था उसने भी ये सब पिंजरे के अंदर से देख लिया था। वहीं जीवू ग्रैंडपा से पूछती है कि आखिर ये औरत है कौन। वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ। फिर हम योंगसू को नहाते वक्त देखते हैं कि उसके सीने पर एक्स का वो टैटू था जिसे हमने उस छोटी सी बच्ची पर देखा था, यानी कि वो बच्ची यही थी। फिर रात को योंगसू च्योल से कहती है कि कल मैं उस लड़के को उसके घर छोड़ दूंगी। च्योल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती है नहीं, तुम घर पर बच्चों को संभालना। जीवू को ये सब देखकर झटका लगा है, लेकिन जीहुन को बड़ा मजा आ रहा था। वहीं ऑफिसर अभी भी मिसिंग गर्ल की तलाश कर रहे थे। कैंगकोई के सीसीटीवी फुटेज मिली थी। उस रात एक गाड़ी एकदम से रोड पर आई जो कि पहले वाले सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब कि वो गाड़ी जरूर पहाड़ी के रास्ते से रोड पर आई होगी। वहीं गैंगस्टर जोई के आदमी ने सब जगह ढूंढ लिया था, लेकिन उन्हें उसका बेटा फक्यूटे कहीं नहीं मिला था। तभी योंगसू से व्हीलचेयर पर बैठाकर वहां लाती है, लेकिन फक्यूटे अपने डैड को अपनी टांग खोलकर दिखाने लगता है और कहने लगता है कि डैड किसी ने मेरी टांग काट दी। लेकिन जोई देखता है तो उसका टांग तो बिल्कुल ठीक था। इधर च्योल बच्चों को कल रात हुए इंसिडेंट की वीडियो दिखा रहा था, जिसमें पूरा टाइम योंगसू ने कुछ किया ही नहीं था। ना तो उसने उसका पैर काटा और ना ही जोड़ा, लेकिन वहाँ मौजूद सारे लोगों को ऐसा दिख रहा था कि योंगसू ने उसके पैर के गोश्त को काटा और फिर उसे जोड़ दिया। दूसरी तरफ योंगसू जोई से कह रही थी कि मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को मारा क्योंकि इसने उसकी गंदी फोटो एडिट करके सर्कुलेट कर दी। जोई पूछता है कि लेकिन ये ऐसे पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है, तुमने इसके साथ क्या किया। योंगसू बताती है कि मैं एक जानवरों की डॉक्टर हूँ, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसे अटैचमेंट डिसऑर्डर हुआ है। कल रात ये मेरे घर पर बहुत ही बुरे हाल में आया था, लेकिन अगली सुबह जब ये उठा तो उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। कहने लगा
लगा कि किसी ने मेरे पैर काट दिए। वहीं च्योल बच्चों को समझाता है कि मॉम जो कर रही है उसे ब्रेन हैकिंग कहा जाता है। ये एक बहुत ही एडवांस इंटीग्रेशन टेक्निक है। वो किसी के भी दिमाग से लेकर आत्मा तक को कंट्रोल कर सकती है, जिसके बाद वो जिससे जो चाहे वो करवा सकती है। लेकिन वो को भरोसा नहीं होता कि वो ऐसा कर सकती है। तभी योंग वहाँ पहुँच जाती है और बच्चों से स्कूल जाने को कहती है। स्कूल जाते हुए जीवू जीहुन से पूछती है कि अब हम योंग सू को क्या करे। जीहुन कहता है इज्जत से नाम लो, वो हमारी माँ है। जीवू कहती है वो हमारी माँ नहीं है। जीहुन कहता है उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, बस पैदा करना ही माँ नहीं होता, और तुम उनसे इतना चिढ़ती क्यों हो, वो हमारी फैमिली है। जीवू कहती है कि कैसे अजीब फैमिली है ये, ना फोटो लेने देती है, ना सोशल मीडिया और ना ही मोबाइल। अब हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहां ओ आकर फादर से कहती है कि सिस्टर ली के गायब होने की वजह से शहर के डेवलपमेंट पर असर पड़ा है। तभी वहां जोई भी आ जाता है। फादर यून उसके लेट आने से नाराज थे। तभी वो बताते हैं कि मेरा बेटा बीमार है, इसीलिए थोड़ा बिजी था। तभी वो फादर के साथ जाने लगती है। जोई पूछता है तो वो बताती है कि फादर का कुत्ता बीमार है, वो जानवरों के हॉस्पिटल में है। जोई पूछता है वो नए वाले हॉस्पिटल में है क्या, वो हाँ कहती है। तो जोई बताता है कि कल रात टायोसी हॉस्पिटल में गया था और जब वापस लौटा तो बहुत बुरे हाल में था, तुम जरा वहाँ जाकर चेक करना। इसके बाद वो फादर के साथ चली जाती है। वो योंगसू से हाथ मिलाना चाहती थी, लेकिन योंगसू उनसे हाथ नहीं मिलाती, कहती है कि मेरे हाथ गंदे हैं। इसके बाद वो जबरदस्ती अंदर घुस जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वहीं योंगसू फादर यून से पूछती है कि ये डॉगी इतना घायल कैसे हुआ। वो कहते हैं पता नहीं। तभी वो कपड़े से ढके हुए पिंजरे के ऊपर से कपड़ा हटा देती है, जिससे योंगसू और च्योल डर जाते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जिसके बाद हो और फादर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद वो सभी परेशान हो जाते हैं कि उस आदमी को जिसे उन लोगों ने कैद करके रखा था, उससे भागने में मदद किसने की। च्योल कहता है कि ये काम जरूर जीवू का होगा, हमें यहाँ से निकलना होगा, पुलिस आती ही होगी। योंग कहती है नहीं, अगर वो पुलिस के पास गया होता तो पुलिस कब की आ गई होती। वहीं मिनजुंग जीवन से पूछती है कि फक्यूटे ठीक तो है ना। जीवन कहता है उसने तुम्हें इतना परेशान किया और तुम उसकी परवाह कर रही हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी। जिस पर वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है और फिर सॉरी कहने लगती है। इसके बाद जीवन उससे पूछता है कि क्या हम कपल बने, वो उससे पागल कहती है। फिर जीवन उससे कहता है कि मैं सारे फोटो डिलीट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने सभी फोटो में वायरस डाल दिया है। अब जब भी कोई उन फोटो पर क्लिक करेगा तो उनका अकाउंट ही उड़ जाएगा। तभी जीवू भी वहाँ आती है और फिर सियोक आकर कहता है कि प्रेसिडेंट तुमसे मिलना चाहते हैं। जीवू जेगुन से मिलने के लिए जाती है। वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि तुम्हारे नाम पर क्रिप्टो एक्सचेंज में तुम्हें हर महीने पैसे मिल जाएंगे। वो पूछती है कि तो इस स्कूल का असली कमीना तू है और तू चाहता है कि मैं तुम्हारे तलवे चाटूं। जेगुन कहता है कि अरे नहीं, बॉस तो तुम ही हो, मैं तो बस तुम्हारा मैनेजर बनना चाहता हूँ। तभी हून आकर उससे कहता है कि अरे ले लो, पैसे ही तो दे रहा है। इसके बाद जेगुन जब वहाँ से चला जाता है तो जीहुन कहता है कि अब उसे रास्ते से हटाकर मैं पूरे स्कूल में राज करूंगा। वहीं पुलिस को इंटीग्रेशन में लीडोंग नाम का एक लड़का मिलता है जो उस दिन पहाड़ी पर यूजिन का पीछा कर रहा था और उसी ने पुलिस को उसका फोन ला कर दिया था। ऑफिसर मैनजुंग उससे पूछते हैं कि ये तुम ही हो ना, तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे। वो बताता है कि उसका फोन गिर गया था तो मैं उसे वापस लौटा रहा था। लेकिन तभी एक आदमी उसके सामने आ गया, उसने उसके नाम से बुलाया और वो उसे अपने साथ ले गया। शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। सीन अब उस आदमी पर शिफ्ट होती है जिसे योंगसू ने बदतमीजी करने के बाद पिंजरे में बंद किया था। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी वही था जो उस दिन ली को अपने साथ ले गया था। ली पूछती है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो, लेकिन इसके बाद उस आदमी ने ली को धक्का दे दिया और फिर उसका मर्डर कर दिया। अब हम योंगसू के फैमिली को देखते हैं। सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुमने उसे भगाया, तुमने उसे भगाया। फिर ग्रैंडपा चिल्लाते हैं कि तुम लोग एक दूसरे को फैमिली कहते हो और ठीक से बात करना भी नहीं आता। चलो सब एक एक करके पूछो। सबसे पहले जीवू योंगसू से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन, इतनी ड्राउनी स्किल तुमने कहाँ से सीखी और हम सब यहाँ क्यों हैं? दादाजी कहते हैं कि उसे बता दो। जिसके बाद योंगसू से अपना टैटू दिखाती है। फिर च्योल और फिर ग्रैंडपा भी, तीनों के पास अलग अलग नंबर के टैटू थे। इसके बाद योंगसू बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। आगे ग्रैंडपा बताते हैं कि स्टार्टिंग में हम सीक्रेट एजेंसी में थे, लेकिन वो बंद हो गया जब किम सुंग और
किम जोंग मारे गए। चोल कहता है फिर हमें दूसरा काम मिला, लेकिन कोई पहचान नहीं। जासूस, फिक्सर, टेक्नीशियन, हमें कई नाम दिए गए। अगेन योंगसू बताती है कि हम लोग वैसे लोगों को सजा देते थे जिनके वो हकदार थे। फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें वो जिंदगी नहीं दी जो उसने पाई थी, इसीलिए उसने तुम्हारे उम्र में तुम्हें पीठ पर बांधकर भाग गई। अगर योंग और च्योल नहीं होते तो आज तुम हम में से एक होते। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहां हम उन लोगों को भागते हुए देखते हैं। उस वक्त जीवू और जीहोंग बस पैदा ही हुए थे। तभी उन्हें उस आदमी का फोन आता है जिसे उन्होंने मारपीट कर पिंजरे में बंद किया था। वो कहता है तुमने जो कुछ किया उसे मैंने अपने घड़ी में रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब वो उस वीडियो को देखता है तो उसमें कुछ नहीं होता। इसके बाद वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, जाकर गाड़ी की डिक्की चेक करो। वो जब जाकर गाड़ी की डिक्की चेक करते हैं तो उसमें एक लड़की की लाश थी और ये लड़की वही मिसिंग लड़की ली थी। लेकिन योंगसू फिर भी उसे सीरियस नहीं लेती, वो उसे बेवकूफ कहती है, जिससे वो बहुत गुस्सा होता है। कहता है कि शायद तुम जानती नहीं कि मैंने 9 लोगों को मारा है, डूम विल्पर मैं ही हूँ। लेकिन योंग ये कहकर फोन काट देती है कि तुम बेवकूफ हो, डूम विल्पर नहीं। इसके बाद सभी सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें। जीवो कहती है कि पुलिस बुलाए क्या। चोल कहता है कि क्या कहेंगे हमने उसे पिंजरे में बंद करके रखा था, फिर तो हम भी फंसेंगे। जिसके बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें लाश को पुलिस को सौंपना ही होगा। इसके बाद वो लोग गाड़ी से सबूत मिटाते हैं, लेकिन गाड़ी खराब थी, इसीलिए वो सभी कॉस्ट्यूम पहनकर गाड़ी को धक्का लगाते हुए उसे पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचा देते हैं ताकि वो लोग सीसीटीवी में नजर न आ जाए। इसके बाद वो लोग उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। अब अगले दिन पुलिस को वो गाड़ी मिलती है और चेक करने पर उन्हें उसमें से लाश मिलता है। लेकिन टीवी पर न्यूज ये चलती है कि 5 अपराधियों ने कॉस्ट्यूम पहनकर रिली की लाश को छोड़कर भाग गए, जिसे न्यूज में देखकर जीवू बहुत चिढ़ती है कि एक तो हमने लाश को पुलिस स्टेशन पहुंचाया और ऊपर से वो हमें ही कातिल बता रहे हैं। इसके बाद वो स्कूल चले जाते हैं और उसके जाने के बाद योंग देखती है कि जीवू ने पहली बार अपना खाना फिनिश किया। ग्रैंडपा भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर योंग ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे पता है उस आदमी को भागने में मदद आपने ही की थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आगे की कहानी में क्या होने वाला है? आखिर ग्रैंडपा ने उस अपराधी को क्यों भगाया और उस अपराधी ने ली का मर्डर क्यों किया? और क्या मिस्टर जोई अपने बेटे का बदला ले पाएंगे? दोस्तों आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके दूसरे पार्ट को देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करके इस वीडियो पे हाइप दे दो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।